नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब, केम शो। मैं हूं इप्सिता और आप सबका स्वागत है सुपर शो द सुपर क्लास में। जैसा कि आप जानते हैं कि सुपर क्लास यानी वो क्लास जो हमारे देश की अर्थव्यवस्था को चलाती है। चाहे कितना भी मुश्किल वक्त हो, ये कभी भी साथ नहीं छोड़ती। आपके घर की खूबसूरती में चार चांद लगा देता है उसका इंटीरियर यानी शानदार फर्नीचर, वार्डरोब, मॉडलर किचन यानी कि पूरा पैकेज। आज के हमारे सुपर गेस्ट वो हैं जिनकी इंडस्ट्री में बनाई गई प्लाईवुड देश भर में धूम मचा रही है। आज के हमारे सुपर गेस्ट हैं सरस्वती प्लाई हाउस के एमडी और प्रसिद्ध इंडस्ट्रियलिस्ट श्री आशीष अग्रवाल जी और उनकी बेटी अंशुल जी। आशीष जी उन इंडस्ट्रियलिस्टों में से एक हैं जिन्होंने मेहनत और लगन से हरियाणा में एक बहुत ही बड़ा एम्पायर खड़ा किया। तो चलिए देखते हैं हमारे सुपर गेस्ट की कुछ झलक। जोरदार तालियां हो जाए फॉर विनर मिस्टर आशीष अग्रवाल। जोरदार तालियां हो जाए फॉर मिस अंशुल अग्रवाल। So please welcome successful businessman Mr. आशीष अग्रवाल जी and his daughter अंशुल अग्रवाल जी। तो चलिए बैठते हैं और कहते हैं उनसे कुछ मजेदार बातें। आशीष से अंशुल जी, आपका स्वागत है हमारे सुपर शो द सुपर क्लास में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें यहाँ बुलाया, हमें बड़ा अच्छा लगा और इसके लिए आपको हम बड़े धन्यवाद करते हैं उसका। सर, अब मुझे आपको बधाई देनी चाहिए कि आपने इतना बड़ा एम्पायर तैयार कर लिया। ऐसा कुछ नहीं है, वक्त लगता है हर चीज़ में और कोई बड़ा नहीं है। वक्त के अनुसार हर चीज़ अपने आप ही बनती चली जाती है। जी बिल्कुल सर। और वक्त के अनुसार हर चीज़ जैसे परत बाई परत एक चीज़ बनती है और चलती रहती है और अपने आप ही वो बड़ा लगने लग जाता है। कोई इंसान बड़ा नहीं बनाता, कुछ नहीं है, वो वक्त अपने आप ही हर चीज़ को एक अच्छा बने उसमें ले आता है। हम भी उसी के पात्र हैं उसमें भी। सर, जैसा कि आपने कहा कि बिज़नेस को ग्रो होने में बहुत टाइम लगता है, तो फिर आपके बिज़नेस का नाम बनने में कितना टाइम लगा? 10 सालों के अंदर हम इस बिजनेस के नहीं कि अच्छे उसमें आ गए मार्केट में, काफ़ी बढ़िया सिस्टम में, वर्क में। और ऐसा नहीं है, जब आप काम मैनेजमेंट से, सिस्टम से करोगे और परमात्मा का भी आशीर्वाद रहेगा तो आप क्यों नहीं ग्रोथ करोगे। और एक तो लगन है काम की, इंसान की। जब आप अच्छी लगन से काम करता है इंसान तो उसमें बढ़िया सिस्टम रहते रहता है वर्क का। और हमें हर इंसान को जैसे अर्जुन को एक आँखें दिखती थी, उसमें हर इंसान को जो वर्क करता है उसको वही वर्क दिखना चाहिए, तो आप जरूर अचीव करोगे। जब आपको यानी आँख के अलावा ऊपर पक्का, जल, पानी या पक्षी दिखेगा तो आप कैसे अचीव करोगे और कहाँ तक आप पहुँचने की कोशिश करोगे। जब आपको खाली आँख ही दिखेगी तो आप वाकई उसमें नहीं कि उसमें अच्छा, ये मेरे लिए नहीं है, ये हर उसके लिए है। हर इंसान अपने को ये नहीं कि बिल्कुल टारगेट पे रखे उसके काम को, तो अच्छा रहेगा। सर, तो फिर आप पंजाब के रहने वाले थे, तो आप हरियाणा कैसे आ गए? 87 में मेरी उम्र यानी 15 ईयर की थी, तो हमने बिजनेस करना था। तो वहाँ हमने पंजाब के कुछ हालात ख़राब थे, उसकी वजह से हमें थोड़ा सा, मैंने चीका डिस्ट्रिक्ट कैथल के अंदर है, वहाँ हमने काम कर लिया, बिजनेस कर लिया। एक इलेक्ट्रिकल की शॉप की, मैं और मेरे बड़े ब्रदर ने हमने शॉप की। वहाँ शॉप करते करते, क्योंकि पंजाब से भी नहीं बाई चांस कोई दिक्कत आए, हम चीका नहीं चले गए वहाँ पे। फादर अब भी पंजाब में रह रहे हैं, मेरे मदर फादर भी पंजाब में रह रहे हैं, रोपड़ रह रहे हैं, हम चीका रहने लग गए। वहाँ रहते रहते हमने कहने की 96 में एक फैक्ट्री इंस्टॉल कर ली है प्लाईवुड की। और वक्त के अनुसार जैसा वक्त आया वैसे वैसे
अच्छा होता चला सर गया। मेरे ख्याल से सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो लैंग्वेज में आई होगी, क्योंकि पंजाब की लैंग्वेज और हरियाणा की लैंग्वेज बिल्कुल अलग है। नहीं, वो पंजाब और हरियाणा की जो लैंग्वेज है डिफरेंट तो है, पर ये जो एरिए हैं अम्बाला, कुरुक्षेत्र, ये जो नियर पंजाब हैं, इसकी लैंग्वेज मैक्सिमम टच है पंजाब से। बाकी जो लैंग्वेज आउट है वो रोहतक, जींद, सोनीपत, जो यानी कि उधर का हरियाणा है, यानी नॉर्थ का हरियाणा है, उसकी यानी कि जो साउथ का हरियाणा है उसकी लैंग्वेज में दिक्कत है। जो नॉर्थ का हरियाणा है अपने जो इधर से है, इसकी लैंग्वेज पंजाब से काफ़ी टच करती है। बाकी ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। अब हमारे तो आज भी लैंग्वेज घर में पंजाबी है, यानी पूरी यानी फुल पंजाबी यानी कर उसमें, क्योंकि आज तो यानी कि हर इंसान अपनी मुँह बोली यानी कि अपनी बोली लैंग्वेज और मिट्टी को कभी नहीं भूलता, वो सदा उसको याद रखता है। तो फिर नाश्ते में तो आलू के पराठे ही बनते होंगे मोस्टली। तो मोस्टली यानी कि जो मैं पहले बोला भी, जो हमारी लैंग्वेज है, जो हमारा सिस्टम है, अपने कल्चर को कभी नहीं भूलता। और ना कोई, चाहे हम कनाडा भी चले जाएं, अपने स्वभाव, अपने सिस्टम को आने वाली नेक्स्ट जनरेशन चेंज कर सकती है, पर हम नहीं चेंज हो सकते। नॉर्मली 99% लोग नहीं चेंज होते और वैसी रहती हैं, उसकी आने वाली जनरेशन चेंज हो जाती है। सर फिर आपकी प्राइमरी एजुकेशन कहाँ से हुई? प्राइमरी एजुकेशन मेरी रोपड़ हुई, उसके बाद मैंने अपना चीका के अंदर, डिस्ट्रिक्ट कैथल के अंदर एक यानी कि टाउन है चीका, वहाँ मैंने अपनी कॉलेज की स्टडी और हायर एजुकेशन मैंने वहीं ली और मैंने वहीं ग्रेजुएशन की मैंने। अंशुल जी, आपकी नौकरी तो बहुत अच्छी चल रही थी, फिर आपने उसे छोड़ क्यों दिया? एक्चुअली जब मैं जॉब कर रही थी तो मुझे कुछ ब्रीफ पीरियड के लिए लीडरशिप क्वालिटीज़ है मतलब दिखाने का मौका मिला था। मेरे टीम लीड की तबीयत ख़राब हो गई थी तो वो चले गए थे। तो जब मैंने वो किया, मैंने वो काम बहुत अच्छे से किया। फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि मुझे मैनेजरियल स्किल्स में आगे बढ़ना चाहिए। तो यहाँ से अच्छा सेटअप तो कहीं हो ही नहीं सकता था। तो फिर आपने अपने फादर की कंपनी? हाँ जी। ओके। और सर आपने अपनी कंपनी का नाम सरस्वती प्लाईवुड कैसे रखा? वैसे तो हम जब 96 में एक हमने आरा मशीन लगा रखी थी, हम इन्हें कटिंग किया करते थे लकड़ी की, टिम्बर की, उससे एक बुरादा निकलता था। बुरादे को निकल के हमने एक ब्रिकवेट का प्लांट लगाना था। उस बुरादे से एक ब्रिकवेट बनती है। ब्रिकवेट यानी कि सोल्यूशन ऑफ जो ईंधन है या बालन है या जो भी फ्यूल्स हैं उसके लिए आता है, बॉयलर के फ्यूल के लिए बनता है वो, उसको लगाने के लिए हम निकले थे। वो प्लांट लगा रहे थे, उसी प्लांट को हम लेके चले थे। इत्फाकन उसकी मशीनरी वाले से हमारी कुछ नहीं बनी, लास्ट मोमेंट में हमारी डील नहीं फाइनल हुई, तो हमने एट मोमेंट पे इसको प्लाईवुड में कन्वर्ट कर दिया। प्रकृति कुछ भी करती है सदा अच्छा ही करती है। प्रकृति ने लिख रखा होता है कि इस इंसान ने यहाँ जाना है और इसने इसी रास्ते को चुनना है। और हम प्लाईवुड लाइन में गए स्टार्टिंग में ही, उस टाइम में 96 में प्लाईवुड में चले गए। और प्लाईवुड का विषय नो डाउट यानी कि बहुत अच्छा रहा। और आज प्लाईवुड यानी कि प्लाईवुड मिलिट्री है, हर घर में हर इंसान को प्लाईवुड की बहुत ज़रूरत है। प्लाईवुड अपने आप में ही एक इंडिया का मेन बिजनेस में है, मेन पार्ट बिजनेस का है प्लाईवुड का। फिर प्लाईवुड तो यानी कि रह ही रहेगा। घर की मोस्टली सारी चीज़ें हाँ, प्लाईवुड से ही यानी बनती है घर की आजकल। हर चीज़ यानी कि प्लाईवुड है। आप कोई अलमीरा, कोई फर्नीचर, कुछ ले लो, प्लाईवुड के बगैर उसका कोई संभव ही नहीं है, उसका कुछ भी नहीं हल हो उसका। तो सर जब आपने अपनी इंडस्ट्री लगाई थी तो उस समय कितने लोग काम किया करते थे? मेरे उस टाइम इंडस्ट्री में 28 आदमी थे, 96 में अप्रोक्सीमेट 28 आदमी थे। और अब तो इन्हीं परमात्मा का कोई दिक्कत ही नहीं। अब तो 600 आदमी है। फिर आप अब पहले तो आपने अभी बताया कि 28 आदमी हुआ करते थे वहाँ पे, और अब हैं 600। तो अब आपको कितनी मुश्किल आती है मैनेज करने में? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। एम्प्लॉयमेंट को यानी कि जो अपने एम्प्लॉई हैं उनको मैनेज करने में कभी मुश्किल नहीं रहती, क्योंकि हम कोई भी वर्क करते हैं, कोई मैनेजमेंट करते हैं, वो मेरे साथी हैं। बड़े प्यार से, बड़े सिस्टम से मेरे कंधा से कंधा मिला के मेरे साथ चलते हैं, काम करते हैं, और बड़े प्यार से हम काम करते हैं और बड़े आगे बढ़ते हैं। उनकी समस्याओं का हम समाधान करते हैं, वो हमें कभी भी दिक्कत नहीं आती। और बड़े आराम से 600 बंदे में कभी यानी महसूस ही नहीं होता कि हमारे पास 600 आदमी हैं। हमें लगता है तो हमें नहीं 6 आदमी भी नहीं है। वर्क करने का यानी कि उनसे इतना प्यार, अपनापन है उनसे कि हमें कभी फील ही नहीं हुआ मैनेजमेंट में। आराम से, जैसे लोग कहते हैं कि जितने ज़्यादा इंसान हमें रखेंगे एम्प्लॉयमेंट में वो तंग करेंगे, हम परेशान होएंगे, हमें लगेगा कि
काम नहीं हो रहा है या काम नहीं कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो आप अपनी फैमिली को और अपने बिजनेस को साथ में कैसे मैनेज कर पाते हैं? फैमिली और बिजनेस दो पार्ट हैं। दो पार्ट क्या है, सिंगल ही पार्ट है। जब भी किसी ने कभी आगे बढ़ना है, अब जैसे मेरी शादी 98 में हुई, अब मैं तो तब आप इंडस्ट्री लगा चुके थे? मैं उस टाइम इंडस्ट्री लगा चुका, 2 साल हो गए थे। ग्रोइंग इंडस्ट्री थी। शादी के बाद मुझे इंडस्ट्री में टाइम फुल देना पड़ता था। मुझे 12 से 14 घंटे मुझे यानी कि 12 से 14 आवर मुझे यानी कि अपनी इंडस्ट्री में देता था। और उसके लिए यानी कि कभी भी मैम ने नहीं कहा मुझे आज तक भी आप इतना टाइम क्यों लग रहे हो, दे रहे हो। जब हम पूरा अपने किसी भी बिजनेस में फुल टाइम देंगे और जितना आप टाइम लगाओगे और उसमें जितना आप ध्यान रखोगे तो उसके रिजल्ट बहुत अच्छे आएंगे। और नो डाउट आप जितना भी मेहनत करोगे कहीं ना कहीं उसका रिजल्ट तो आपको मिलना ही मिलना है। अंशुल जी के आने से तो अब कंपनी और भी ग्रो कर रही होगी मेरे ख्याल से। हाँ, इनके आने से तो यानी कि नो डाउट 1.5 साल हो गए इनको आए को मेरे बिजनेस में ज्वाइन किए। इन्होंने अपना एक काम स्टार्ट किया है बड़ा, यानी कि मेरी टर्नओवर भी कम से कम 40% की ग्रोथ आ गई है इसके आने से। सर, आपने अपनी इंडस्ट्री तो कैथल में लगाई थी, फिर आप पंचकुला कैसे शिफ्ट हो गए? बेटा 2011 के अंदर बच्चे बड़े हो गए थे। बेटी मेरी ने 10th पास कर ली थी वहाँ से। अब इसको अगली एजुकेशन दिलवानी थी। टीका एक टाउन है पर वहाँ हायर एजुकेशन के लिए तो फैसिलिटी नहीं है। और नॉर्मली जो हरियाणा पंजाब के शहर हैं, इन लोगों में, इन शहरों में छोटे छोटे टाउन हैं, इनमें से मैक्सिमम लोग बच्चों को पढ़ाने के लिए चंडीगढ़ या कोटा या कहीं भी जाते हैं। उनको एक हायर एजुकेशन जाने के लिए, बीटेक करने के लिए, इंजीनियर डॉक्टर बनाने के लिए कोचिंग इन्हीं की दिलवानी पड़ती है। उस कोचिंग के लिए हमें चंडीगढ़ आना ही था, तो हमने यहाँ शिफ्ट किया। शिफ्ट करने वजह से कोचिंग ली। और जब हम फ्री यहाँ फैक्ट्री के इंडस्ट्री में कभी भी नहीं कि आपको 7 डे वर्क, यानी कि जब इंडस्ट्री इस्टेब्लिश होती है तो आपको 7 दिन वर्क करने की जरूरत नहीं होती। आप 2 दिन चले गए, 4 दिन चले गए इंडस्ट्री में और आप इंडस्ट्री को वॉच कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और जब आप यहाँ टाइम भी नहीं कि फ्री था, फ्री टाइम में हमने यहाँ काम स्टार्ट कर दिया प्लाईवुड का, होलसेलिंग, इंटीरियर प्लाईवुड की नई आइटमें स्टार्ट कर ली। फैक्ट्री तो मेरी इंडस्ट्री थी, उसको ऐसे ऐसे उसको ग्रोथ मिल गई। और एक पैशन तो है ही है कि हमें काम बड़े शौक़ से करना है। जब यहाँ काम स्टार्ट किया उसमें इन्वॉल्वमेंट बढ़ती चली गई काम में और बड़ा शौक़ पैदा होता गया। और जब भी किसी चीज़ में भी हमें एक अच्छी अर्निंग मिलेगी और हमें एक इन्जॉय आएगा उसके अंदर, इन्जॉय का एक नहीं कि जब आप उसमें एक अच्छी अर्निंग आ रही है और अच्छा इन्जॉय आ रहा है तो ऑटोमेटिक वो काम बढ़ता चला जाएगा। जो काम मन से होता है वो तो सक्सेसफुल होता ही है, बढ़ता चला जाएगा। तो सर, आजकल तो अगर बिजनेस करना हो तो लोन मिल जाता है, पर जब आपने अपना बिजनेस सेटअप किया था तो आपको कहाँ से फंडिंग हुई थी? मैंने अपना HFC हरियाणा फाइनेंस कॉरपोरेशन से एक फंडिंग ली थी 96 में। मेरे याद आज भी याद है, 12,80,000 रुपये मैंने 96 में लिए थे और मेरे पास सिर्फ 2 लाख रुपए थे लगाने के लिए। बाकी मैंने फंडिंग उससे ली थी। 2 लाख से मैंने लैंड ली, प्राइमरी सिक्योरिटी को रख के, जिस पे आपने प्लांट लगाना हो उसी सिक्योरिटी को रख के HFC हरियाणा फाइनेंस कॉरपोरेशन लोन दे दिया करती थी। बड़ा अच्छा रहा उनका लोन मेरे लिए, उसी लोन से हम आगे बढ़ गए। तो अंशुल जी, आपकी प्राइमरी स्कूलिंग कहाँ पे हुई थी? जैसे मेरी प्राइमरी स्कूलिंग वहीं पे हुई थी कैथल में। फिर हम 10th के बाद यहाँ शिफ्ट हो गए थे पंचकुला में और कॉलेज मैंने दिल्ली से किया। ओके, तो कॉलेज आपने फिर दिल्ली, तो क्या आपकी दिल्ली में भी कोई ब्रांच है? नहीं, दिल्ली में कॉलेज में गई थी, बीटेक किया मैंने वहाँ से। ओके सर, अब तो कंपटीशन बहुत बढ़ गया है, तो आपकी प्लाईवुड में ऐसी कौन सी खूबी है जो कि दूसरी प्लाईवुड्स में नहीं है? कभी भी लाइफ के अंदर किसी बिजनेस में कोई कंपटीशन नहीं होता। जब आप आज अपने अंदर परफेक्शन रखोगे, काम के अंदर पूरी परफेक्शन रखोगे और एक अच्छे प्रोडक्ट, अच्छे सिस्टम से आओगे तो कोई कंपटीटर ना पैदा होता है कभी, ना कभी कंपटीटर आता है। आप अपनी धुन में एक चलते चले जाओगे और आपको कभी फील ही नहीं होगा कि मेरा कोई कंपटीटर है। और मुझे 10 सालों में कभी भी फील नहीं होगा कि मेरा कोई कंपटीटर है, क्योंकि आपका बेस्ट प्रोडक्ट है, इसीलिए। बेस्ट प्रोडक्ट, क्वालिटी अच्छी है, सिस्टम अच्छे हैं, रेट्स ठीक हैं। कभी भी हमें वाजिब ही काम करना है, क्योंकि अगर परफेक्शन हो तो कोई रिप्लेस कर ही नहीं सकता। तो परफेक्शन तो हमारे मन से आती है। जब हम बिल्कुल स्ट्रांगली हैं, हमें गलत करना ही नहीं है,
कोई सिस्टम की क्वालिटी से कंप्रोमाइज़ हमने करना ही नहीं है, अच्छा वर्क करना है, अच्छा काम करना है, तो मैं नहीं समझता कि कोई कंपटीशन है। और आज की मार्केट में कंपटीशन कहना कुछ वो नहीं है। आप किसी भी फील्ड में ले लो, किसी फील्ड में कोई कंपटीशन नहीं है। जो बंदे हार जाते हैं वो कहते हैं अंगूर खट्टे हैं और एक कंपटीशन है। ऐसा क्या कंपटीशन है? मुझे नहीं लगता। आज का आप कार लेने चले जाओ हायर साइड में 15 लाख से ऊपर कार अवेलेबल नहीं है, 10 लाख से ऊपर घड़ी लेने चले जाओ, 5 लाख से ऊपर घड़ी लेने जाओ, मार्केट में घड़ी अवेलेबल नहीं है, साल साल की वेटिंग है। तो कहाँ कंपटीशन है? कोई कंपटीशन नहीं है। किसी भी बिजनेस को ग्रो करने के लिए मार्केटिंग बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। तो फिर आप अपने बिजनेस की मार्केटिंग कैसे करते हैं? हमारे पास बिजनेस की अपना फेसबुक है, इंस्टाग्राम है और बैनर्स हैं, पंपलेट्स हैं और हमारे पास स्टाफ है, जो स्टाफ रखा हुआ है वो यानी कि जो साइट्स हैं वहाँ पे साइट विजिट्स हैं, आर्किटेक्ट्स हैं और डीलर मीट्स होगी, डिस्ट्रीब्यूटर मीट्स होगी, कारपेंटर मीट्स होगी। हम ये मीट्स वगैरह कराते हैं और अपने बिजनेस को यानी कि ग्रो करने के लिए दिवाली पे इवेंट करते हैं एक बहुत बड़ा। हम 3 डेज का 2 डेज का बहुत बड़ा इवेंट करते हैं दिवाली के ऊपर। हर कंपनी को बुलाते हैं, उसमें जो हमारे साथ कंपनी जो हमारे चैनल पार्टनर जुड़े हुए हैं उनको बुलाते हैं, वो स्टॉल लगाते हैं। सारा दिन हम धार्मिक फंक्शन रख लेते हैं, रामायण पाठ वगैरह उसमें वो चलता रहता है। रामायण पाठ वगैरह लोग आते हैं उसमें और अपना खाने का ब्रेकफास्ट खाने पीने का एंजॉय हो जाता है और साथ में वो अपना नए नए प्रोडक्ट देखते हैं, जिससे हमें एक मार्केट में ग्रो हमें मिलता है उस चीज़। सर, आजकल डिफॉरेस्टेशन बहुत बढ़ गई है और उसी के कारण एयर पोल्यूशन और ग्लोबल वार्मिंग भी तेज़ी से बढ़ते जा रहे हैं। तो फिर आपको तो काम करना ही प्लाईवुड का, तो फिर आप अपने काम में और पर्यावरण में कैसे संतुलन बनाते हैं? जो प्लाईवुड आप समझते हो कि प्लाईवुड जंगल कट के बनती है, ऐसा कभी भी प्लाईवुड जंगल कट के नहीं बनती है। जो प्लाईवुड बनती है, जैसे आप एक वीट की फसल खा रहे हो, कनक खा रहे हो, गेहूँ यानी कि अपना राइस खा रहे हो या दालें खा रहे हो, कोई भी फसल है, मैंगो खा रहे हो, कुछ भी खा रहे हो, ऐसे ही एक पॉपुलर और सफ़ेदा, जिसको इंग्लिश में लिप्टिस बोलते हैं, और पॉपुलर, दो ये वृक्ष हैं, ये क्रॉप्स की तरह लगाए जाते हैं। ये जो फार्मर हैं, हमारे किसान भाई हैं, अपने उसमें इसको लगाते हैं और लगाने के बाद इसकी खेती होती है और 3 साल और 5 साल के अंदर और 6 साल के अंदर ये पूरा वृक्ष तैयार हो जाता है। बल्कि स्टार्टिंग के 2 ईयर तो वृक्ष भी लगे होते हैं इसमें, वो गेहूं की और धान की फसल भी लेते हैं, गन्ना भी ले लेते हैं इसमें, और लास्ट के 2 ईयर में वो नहीं लेते, ओनली पॉपुलर होता है। और ये क्रॉप्स है एक, और जो 6 साल के बाद हम इसको नहीं कट करेंगे, नहीं काटेंगे, तो ये ख़राब हो जाएंगे, गिर जाएंगे। ये काटने बहुत ज़रूरी हैं, ना कि ये कोई जंगल के वृक्ष हैं, ये भी हमें जंगल में काटने हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हमें तो ये खाली एज ए क्रॉप्स हैं। और ये यानी कि इसके अंदर इन्वायरमेंट जो हमारी कमेटी है, CEC सेंट्रल इन्वायरमेंट कमेटी है, 2002 में उन्होंने इसे डिक्लेयर कर दिया कि ये सारा एग्रो बेस है, ना कि ये जंगल फॉरेस्ट का कोई बेस नहीं है, ये टोटल एग्रो बेस है। सेकेंडरी ठीक है, हम खुद चाहते हैं, बल्कि मैं खुद यानी कि वृक्ष लगाने में बहुत राजी हूँ, यानी हम चाहते हैं कि वृक्ष लगें, और हमारे एम्प्लॉई हम यानी कि कहीं भी सड़क दिखती है तो हम वृक्ष लगाते हैं भी। इसमें कोई शक नहीं है कि आने वाला टाइम एक सांस, इस शुद्ध हवा और एक साफ हवा चाहिए, जो हमें वृक्षों से ही मिलेगी, और जितने अच्छे ट्री लगेंगे, जितने लगेंगे उससे मिलेगी। पर प्लाईवुड का इससे कोई संबंध नहीं है। बल्कि मैं चाइना गया, चाइना के अंदर जैसे चंडीगढ़ के अंदर तो वृक्ष लगे हुए हैं बहुत पुराने, कोई 70 साल पुराना है, कोई 40 साल पुराना है, कोई 30 साल पुराने वृक्ष लगे हुए हैं। पर चाइना के अंदर ऐसे नहीं है। वहाँ मैं ईबू शहर में गया, ईबू शहर के अंदर जितने भी यानी कि लगे थे, पॉपुलर लगा रखा है। वहाँ की जो नगर निगम है उन्होंने पॉपुलर लगा रखा है, और पॉपुलर लगाने से मेरी वहाँ बात हुई, तुमने पॉपुलर क्यों लगाया, बड़ी वृक्ष, कहते पॉपुलर लगाने से 4-5 साल में हो जाता है। 5 साल से हम इसको कट कर देते हैं, फिर नवा लगा देते हैं। एक तो हम इसे कंजेस्टेड लगाते हैं, हम इसकी यानी कि ध्यान रखते हैं, और जो इसकी इनकम होती है वो हमारे इसको चलाने के लिए नगर निगम को बहुत इतनी इनकम होती है कि हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ती और इनकम की। बल्कि सरकारें भी, नगर निगम भी, यानी कि सरकार भी चाहे तो ये यानी कि इसकी जितने भी अपना शहर के अंदर लगाए इसको, और उसकी इनकम हो यानी कि उसमें, जिससे अपना देश को भी फ़ायदा है और अपना एनवायरनमेंट को भी फ़ायदा है उसका। तो सर, आप अपने बिजनेस के लिए कितनी फॉरेन कंट्रीज़ में गए हैं? कम से कम मैं 9 से 10 कंट्री घुमा हूँ।
और आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा फिर वहाँ पे? फॉरेन कंट्री एक अच्छी वो है, नहीं कि नो डाउट, देखो इंडिया का कोई जवाब नहीं है, मैं कहूँ इंडिया से बढ़िया फॉरेन नहीं, इंडिया इंडिया है। लोग कहते हैं कि फॉरेन बहुत अच्छा है, मैं कहता हूँ नहीं, इंडिया बहुत अच्छा है। यहाँ हम कुछ कम से कम पैसे में भी अच्छा रह लेते हैं, अच्छा खा लेते हैं। फॉरेन के अंदर ऐसा नहीं है, फॉरेन के अंदर तो बिल्कुल आपको जो लोग वर्क करने भी जाते हैं बड़े यानी कि कहते हैं कि फ़ोन के अंदर बड़ा इन्जॉय है, कोई इन्जॉय नहीं है, वहाँ वो काम करना पड़ता है। यहाँ आप 2 घंटे 3 घंटे काम करके भी बड़ा अच्छा रहते हो, वहाँ 8 घंटे 10 घंटे काम करने के बाद भी आदमी इतना बढ़िया नहीं खा सकता जितना इंडिया 2 घंटे 3 घंटे काम करने में इंडिया खा सकता है। अंशुल जी, आपने जो नया वेंचर स्टार्ट किया है उसका नाम क्या है और उसका आगे आने वाला फ्यूचर कैसा होगा? जो हमने नया वेंचर शुरू किया है नायरा के नाम से किया है, और ये हमने मॉड्यूलर किचन और वार्डरोब्स का किया है। एक्चुअली क्या है, इंडिया में अभी भी जो लोग अवेयर है मॉड्यूलर किचन और वार्डरोब्स के लिए अभी भी सिर्फ 3 या 4% है, जबकि अगर आप वेस्टर्न कंट्रीज़ को देखोगे तो ये तादाद कुछ 80 या 90% में है। आने वाला समय जो 80% वो हैं और हम लोग 3% में हैं। देखो इन फ्यूचर हर आदमी चाहता है कि मुझे कंफर्टेबल जोन में मेरा हाउस बने, आराम से बने। आज हम हाउस के अंदर कारपेंटर लगा लेते हैं। हमारे बुजुर्ग क्या करते थे कि घर में जो मकान बनाना है, आप बूढ़े हो जाओगे, 10 साल उम्र कम हो जाएगी, आपको मकान बनाते बनाते सामान ले आते लाते आप बूढ़े हो जाओगे, पागल हो जाओगे आप। यानी कि उसको रिप्लेस करने के लिए बहुत अच्छा सिस्टम है। आपने रेडीमेड किचन मॉड्यूलर का ऑर्डर दिया और ये बना के आपके घर पे आए और 1 दिन में आपके यहाँ फिट हो गया। और फ़ॉरेन के अंदर तो ये 90% पे पहुँच चुका है काम। वहाँ घरों के अंदर या ऑफिस के अंदर 10% कारपेंटर आके काम करते हैं, नहीं सारा रेडीमेड फर्नीचर आता है और एक दिन 2 दिन में फिटिंग करके चले जाती है। ये इंडिया का जो कल्चर जो अंशुल बोल रहे थे अभी 3% है 4% है, ये आने वाले अगले 10 सालों के अंदर इंडिया के अंदर भी 70 से लेके 80-90% पहुँच जाएगा। क्योंकि हर आदमी काम को ईजी चाहता है, वो नहीं चाहता कि मेरे घर पे मैं अपने बिजनेस, अब आप ही अपने घर पे किचन बना लो और अपना काम छोड़ के या स्टडी, आप बेटा स्टडी छोड़ के इसी किचन पे लगे रहो, इसके सामान में आप स्टडी की तरफ ख्याल रखोगे या किचन की तरफ ख्याल रखोगे, फिर वो क्वालिटी नहीं बन पाएगी, आपसे वो एक्यूरेसी नहीं आ पाएगी काम की, ना पीने की सिस्टम बना पाओगे। तो ये एक बहुत बड़ा एक इसका ग्रोइंग बिजनेस है। मैं कहता हूँ यानी कि इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा ग्रोइंग बिजनेस है मॉड्यूलर किचन का और इंटीरियर का। और लॉकडाउन के बाद लोगों को समझ आ गई है घर से बढ़िया कोई चीज़ नहीं है। हर इंसान घर में रहना चाहता है और उसके बाद यानी कि घर लोगों को यानी लॉकडाउन में समझ आ गई घर सबसे बेस्ट है, और उसके बाद लोग घर की तरफ चल पड़े और अपने घर को बेस्ट बनाने की ओर लग चुके हैं। अंशुल जी, आप लाइफ में नौकरी को छोड़कर बिजनेस में आई हैं, तो आपका लाइफ में उद्देश्य क्या है? एक्चुअली हमने बचपन से एक ही चीज़ सीखी है कि हमें अगर हम एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकते हैं तो हम खुद क्यों एम्प्लॉय बने। एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना भी देश की एक बहुत बड़ी सेवा है, क्योंकि देश की सबसे बड़ी अभी जो चल रही है प्रॉब्लम वो अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोज़गारी चल रही है। तो इसीलिए मैंने डिसाइड किया था कि मैं बिज़नेस में आऊँगी और जितना ज़्यादा हो सके एम्प्लॉयमेंट जनरेट करूँगी और काम करूँगी। आपने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग भी की है, तो आप उसे अपने बिजनेस में कैसे यूज़ कर रही हैं? जब मैं यहाँ पे आई थी तो मैंने एक चीज़ देखी थी कि ये जो इंडस्ट्री है बहुत ज़्यादा बिखरी हुई है। यहाँ पे ऑटोमेशन कुछ भी नहीं है, सब काम बहुत मैनुअली, बहुत पेपर पे हो रहा है। तो मैं धीरे धीरे हमारे जो सरस्वती प्लाई हाउस है इसको भी ऑटोमेशन की तरफ लेके जा रही हूँ। जैसे अभी हम वेबसाइट बना रहे हैं और ताकि हम ऑनलाइन ऑर्डर्स पंच कर सकें, ऑनलाइन विजिबिलिटी बढ़ाएँ, ये सब डिजिटल मार्केटिंग हो गया ये सब। जी, डिजिटल मार्केटिंग का तो आजकल ज़माना है, आज तो सब कुछ डिजिटल ही हो रहा है मोस्टली। और डिजिटल चलना भी है, यानी कि एडवांसनेस तो इंडिया में भी आ ही रही है। जैसे फ़ॉरेन में आ रही है वो कल्चर इंडिया में भी आ रहा है। जब से हमारी सरकारें आई हैं और नवी नवी डेवलपिंग आई है तो हमारे अंदर भी एक नया सिस्टम, नए काम करने के तरीके, और ये 4G 5G आया है तो हम भी यानी कि आगे तो बढ़ेंगे ही। कोविड ने हमें मतलब बहुत सारी तकलीफ़ें भी दी हैं, बट कुछ बातें भी सिखा दी है। जैसे इंटरनेट है, तो अब इंटरनेट, डिजिटल मार्केटिंग बहुत बड़ी सोर्स है एम्प्लॉयमेंट का। वो सब तो जियो के आने के बाद बढ़ा है, क्योंकि जियो के आते ही इंटरनेट बूम आ गया था। क्योंकि पहले अगर आप देखोगे तो इंटरनेट प्लान्स, कॉलिंग प्लान सब बहुत महंगे थे। जियो ने आते ही सब कुछ सस्ता कर दिया, इसीलिए सबसे ज़्यादा जो बूम आई है वो जियो की वजह से आई है, सही मायने में देखा जाए तो। और ऐसा नहीं है, हमारे जितने भी यानी कि जो सिस्टम आ रहा है ये
और जितना देश ग्रो करेगा, जितने हमारे सिस्टम बनेंगे, हमारे सामाजिक सिस्टम बनेंगे, हम जितने बढ़ेंगे आगे, हमारा देश उतना ग्रो करेगा। एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना आज देश के लिए सबसे, आपने एक क्वेश्चन पूछा कि आपने जॉब छोड़ के इसको क्यों आप उसमें आए बिजनेस। बच्चों को मैं कहता हूँ जो बेटा तुम भी यानी कि कभी भी तुम्हारे पास ताकत है कि आप एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकते हो तो आप एम्प्लॉयमेंट जनरेट करो। आप 10 बंदों को रोज़गार दे सकते हो। एक देश की, एक समाज की सेवा है। ये कोई जरूरी नहीं है कि आप एक साधु बन के आप तपस्या करो। ये भी 10 लोगों को, 50 लोगों को रोज़गार देना भी एक बहुत बड़ी साधना है। जैसे एक साधु बन के या सन्यासी बन के हम कहते हैं हम बड़ा तप कर रहे हैं, धर्म कार्य कर रहे हैं, हमें ये काम करना चाहिए जिससे हमारे 50 परिवार को आप काम दिया, 10 को दिया, 100 को दिया, वो भी एक अपना उनका रोज़गार चल रहा है, उनका गुजारा चल रहा है, उनका एक सिस्टम चल रहा है। क्योंकि इंसान की लाइफ में ज़रूरत क्या है? रोटी, कपड़ा, मकान और 3 चीज़ ज़रूरत है। ये आएगी किससे? ये तीनों चीज़ें रोज़गार से आएंगी। और हमारे देश की सबसे बड़ी समस्या है ये। बच्चे तुम्हें भी बेटा, जो तुम इसमें जाओ फील्ड में आगे और तुम्हारे ताकत हो तो इसको जरूर पैदा करो। सर, आप इस कंपनी को कहाँ तक ले जाना चाहते हैं? देखो, हर इंसान की इच्छा होती है कि मैं बड़ी से बड़ी इंडस्ट्री लगाऊँ, बड़े से बड़े बिजनेस को लेके जाऊँ। और हमने भी इसमें, मुझे 10 साल हुए हैं यहाँ पे वर्क करते हुए, तो 10 सालों में हमने अच्छा हार्डवेयर, टिम्बर, प्लाईवुड, लैमिनेट, एक्रेलिक्स इंपोर्ट करते हैं। अब जब से अंशुल मेरे साथ आई है, हम इसको एक्सपोर्ट की तरफ ले जाना चाहते हैं। क्योंकि जब हम इंडिया में बनाएंगे और बाहर एक्सपोर्ट करेंगे, हमें इस काम को बाहर लेने की, बाहर मार्केट में बाहर डिस्ट्रीब्यूटर, डीलर, इसकी फ्रेंचाइज, जैसे नैरा का हमने किचन वाटर बनाए हैं, इसके डिस्ट्रीब्यूटर, इसके फ्रेंचाइज खोलना चाहते हैं, बाहर हम इसके स्टोर खोलना चाहते हैं। और हमें लगता है कि हम 3-4 साल में, 2-3 साल में इसको अचीव कर जाएंगे बाहर भी। इंडिया में तो हमने 2-3 स्टोर खोलने की प्लानिंग बना रखी है। इंडिया में हम 2-3 स्टोर खोल देंगे इसके, बाकी आने वाले 2-3 सालों में हम बाहर भी चले जाएंगे इसके लिए। सरस्वती प्लाई हाउस एक वन स्टॉप सोल्यूशन है। अगर आपको अपने घर की नीड्स के लिए कुछ भी चाहिए तो छोटी से छोटी चीज़ से लेके बड़ी से बड़ी चीज़ तक, इंटीरियर डेकोर से रिलेटेड आपको सब कुछ मिलेगा। और मैं ये डेफिनेटली कह सकती हूँ कि ट्राई सिटी में ये सबसे बड़ा स्टोर है अपने आप में ही। सर, हमारे शो का एक सेगमेंट है रैपिड फायर राउंड। इसमें मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगी और आपको उनका तेज़ी से जवाब देना होगा। तो क्या आप दोनों तैयार हैं? हाँ जी, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, फेवरेट एक्ट्रेस? मेरी फेवरेट एक्ट्रेस है प्रियंका चोपड़ा। मतलब मैं उनसे बहुत इंस्पायर्ड हूँ उनसे। ओह, और सर? माधुरी दीक्षित। फेवरेट फैमिली मेंबर? मेरे पेरेंट्स। पेरेंट्स। आपके फेवरेट कार? मेरी टोयोटा इनोवा। फेवरेट टूरिस्ट स्टेशन? मालदीव। मालदीव्स। फेवरेट लीडर? नरेंद्र मोदी। वाजपेयी। फेवरेट मूवी? मेरी शोले। वेलकम। फेवरेट सॉन्ग? किसी नजर को तेरा इंतजार आज भी है। जल्दी। हिम फॉर द वीकेंड, कोल्डप्ले। फेवरेट शो? द सुपर क्लास। द सुपर क्लास। थैंक यू सो मच सर। सर, प्लाईवुड कितने प्रकार की होती हैं और आपको प्लाईवुड का फ्यूचर क्या लगता है? बहुत बढ़िया, इन्हें की 2, इन्हें की अपना अल्टरनेट में, शटरिंग प्लाई में और कई तरह की प्लाईवुड आती है। प्लाईवुड का फ्यूचर कभी ख़त्म नहीं सकता। जैसे हमें अपने शरीर के लिए एक वस्त्र, यानी कि क्लॉथ की ज़रूरत है, वस्त्रों की ज़रूरत है, वैसे ही एक घर को प्लाईवुड की ज़रूरत है। प्लाईवुड के बगैर कपबोर्ड, अलमीरा, फर्नीचर ये सब नहीं बन सकते, उसके साथ ही बनेंगे। और प्लाईवुड का सबसे बढ़िया अल्टरनेट है। मान लो हम पीवीसी के बना रहे हैं, कोई सीमेंट बोर्ड के बना रहा है, उसका इतना मज़ा नहीं है। प्लाईवुड एक नेचर लक्कड़ है तो टिम्बर ही है उसकी क्वालिटी। क्योंकि आप पीवीसी यूज करते हो, कहीं ना कहीं वो एक हाइजीनिक यानी कि वो पैदा करते हैं पदार्थ जो हमारे शरीर को कहीं ना कहीं इफेक्ट करते हैं। प्लाईवुड कभी नहीं ऐसा करती। और ये वातावरण को, जैसे कहीं ठंड है या गर्मी है, उसको ऑब्जॉर्व करती है। आप ठंड के अंदर प्लाई आपको गर्मी देगी, टिम्बर गर्मी देगी। घरों के अंदर अब लोग लकड़ी क्यों यूज करते हैं? इसलिए लकड़ी यूज करते हैं कि बाहर ठंड है तो आपको अंदर गर्माइश रखेगी। पहाड़ों में जाओ, लकड़ी के हाउस बने होते हैं, वो गर्म होते हैं सर्दियों में। और आप गर्मी के अंदर लकड़ी के हाउस में रहो, ठंडा रहेगा। ये प्लाईवुड की क्वालिटी है। ये प्लाईवुड की क्यों है तो टिम्बर से है, इसलिए प्लाईवुड बनती है। और प्लाईवुड की जो क्वालिटी, प्लाईवुड कभी ख़त्म नहीं सकती। प्लाईवुड की जो लाइफ है ये 100 साल, 200 साल, 500 साल के, एक प्लाईवुड कभी ख़राब नहीं होती।
इसको एक ही दीमक खाती है, दीमक के अलावा इस प्लाईवुड का कुछ नहीं बिगड़ सकता। और कैलिब्रेटेड प्लाई आती है, और आज का भविष्य आने वाला टाइम कैलिब्रेटेड प्लाई का है। इसके रिप्लेस में बड़े प्रोडक्ट आए हैं, कोई HDHMR है, MDF वगैरह बहुत का आए हैं, पर वो टाइमिंग नहीं है। पार्टिकल बोर्ड्स हैं, वो एक फॉरेन कल्चर के अनुसार आए हैं, वो रिप्लेस हो जाएंगे। वो टाइमिंग आए हैं 5 साल में, 7 साल में कोई आती है चीज़ें, थोड़ी प्लाईवुड को हल्का देती हैं, पर मैं नहीं मानता 5-7 साल में प्लाईवुड फिर वो आ जाएगी। क्योंकि इसकी जो प्लाईवुड की लाइफ है, वो एक कहावत नहीं, दादा खरीदे पोता बरते, ये 100 साल भी 200 साल भी कहीं नहीं जाएगी। एक कंपनी की ऐड आती है, जैसे मैं बनाता, मेरी सरस्वती प्लाई हाउस है मेरी फर्म का नाम, मैं प्लाई बेचता हूँ और बड़ी अच्छी यानी कि प्लाई हम बनाते हैं। मेरी जब कैथलिन फैक्ट्री है, हम बड़ी अच्छी प्लाई बनाते हैं और मैं अपनी सरस्वती प्लाई बेचते हैं हम। एक प्लाई आप इस प्लाई के रीयूज कर लो, आप उस प्लाई से आपने बेड बना लिया, अलमीरा बना ली, आपको लगता है कि अलमीरा मुझे सेट नहीं आ रही, मुझे अच्छी नहीं लग रही, मैंने इसका डिज़ाइन चेंज करना है। प्लाईवुड तो बेस है उसका, उस प्लाई को आप दोबारा रीयूज कर लो। पर और प्रोडक्ट जैसे आ रहे हैं वो दोबारा रीयूज नहीं होते, ये दोबारा रीयूज होती है प्लाई। और प्लाई के अंदर कभी भी प्लाई से हमें अपने इन्वायरमेंट को, हमारे यानी कि जो सांस लेना या घर के अंदर हमें लगता है इसमें हमें कोई इफेक्ट नहीं आता। PVC है या एल्युमिनियम्स हैं, उनमें कहीं ना कहीं हमें प्रॉब्लम रहती है हर चीज़ में, पर इन प्लाईवुड से कभी जाती। इसलिए लोग प्लाईवुड को प्रेफर करते हैं। बल्कि हमारे यहाँ तो नहीं, कनाडा, अमेरिका के अंदर या जो अमेरिकन कंट्री हैं या यूरोपियन कंट्री हैं, वहाँ यानी कि प्लाई या टिम्बर के घर बनाए जाते हैं। पूरा हाउस ही यानी कि प्लाई और टिम्बर का होता है। हमारे यहाँ तो कंक्रीट से बनता है, पर वहाँ प्लाईवुड से बनते हैं ये। सर, तो जैसा कि आपने बताया कि प्लाईवुड सिर्फ और सिर्फ दीमक से ही ख़राब हो सकता है, तो आप उस प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, तो उसका प्रिवेंशन भी आपको पता है? ऐसे दीमक से उसमें नो डाउट 3 साल, 5 साल, 7 साल तक उसको हम दीमक से बचा सकते हैं। बट उसके बाद तो रिप्लेस करना ही पड़ेगा। नहीं, हमें दीमक का ट्रीटमेंट कराना चाहिए। जब हमें पता है, हम डॉक्टर पे हर 3 साल बाद कहते हैं कि आप 40 ईयर के बाद हर 3 साल बाद एक हेल्थ चेकअप कराओ, फुल बॉडी चेकअप कराओ। ऐसे ही 5 साल के बाद या 3 साल के बाद अपने घर पे आप ट्रीटमेंट कराओ उसको। क्योंकि दीमक प्लाईवुड में नहीं है, दीमक हमारी जो लैंड है, धरती है, उसमें दीमक पैदा होता है, वो दीमक निकलता है, वो दीमक निकल के प्लाईवुड को खाता है। दीमक आपने देखा है कभी? आपने दीमक देखा होगा, जब बारिश होती है, बारिश में वो उड़ते नहीं है, वो क्या नाम, वो जो मच्छर से कहते हैं मच्छरों से घर भर गया, वो पार्ट ऑफ दीमक है। वही दीमक बारिश के अंदर, बारिश पड़ती है, धरती से दीमक निकलता है, और वो जो मिनी मच्छर से होती है, जिसके पंख लगे होते हैं और 5 मिनट में 4 मिनट में मर जाते हैं, वो दीमक का ही पार्ट है। दीमक हमारी सारी धरती में है। जब आप उसको ट्रीटमेंट करोगे तो 3 से 5 साल, 3 साल महीने की उसके अंदर दीमक वो मर जाता है। फिर 3 साल की ट्रीटमेंट कर लो, 4-5 हज़ार रुपये लगते हैं एक हाउस में दीमक की ट्रीटमेंट कराने में। जो लोग अवेयर हों तो ट्रीटमेंट कराएं, तो प्लाईवुड कुछ नहीं बिगड़ेगा। ये सबसे बड़ी अच्छी प्लाईवुड है, और आने वाला भविष्य ऐसा ख़त्म नहीं होगा, ये और बढ़ेगा। तो सर, आपकी कंपनी में कौन कौन सी प्लाई मैन्युफैक्चर होती हैं? मेरी कंपनी के अंदर प्लाईवुड यानी कि शटरिंग प्लाई, फ्लश डोर, बोर्ड, कैलिब्रेटेड प्लाई, ये सब बनाते हैं। सर, क्या आप फ्लश डोर के बारे में कुछ बताना चाहेंगे? क्योंकि आजकल फ्लश डोर का बहुत क्रेज़ चल रहा है। उसका कारण ये है, जो फ्लश डोर बनते हैं पॉपुलर और अल्टरनेट से बनते हैं। ये क्रॉप्स में है। जो पहले घरों के दरवाजे बनते थे, आपने भी बोला ना कि जंगल ख़त्म हो रही है, टिम्बर कट रही है, आपके माइंड में भी था कि शायद प्लाईवुड वाले भी जंगल काट के हमारे इन्वायरमेंट को ख़राब कर रहे हैं। ऐसा नहीं कर रहे। वो जो हम घर के दरवाजे लगा रहे हैं, वो इन्वायरमेंट को ख़राब कर रहे हैं। वो लकड़ी जंगल की लकड़ी है, फॉरेस्ट की लकड़ी है, उसका रिप्लेस होकर प्लाईवुड में कन्वर्ट हो गया। और बड़ी अच्छी बात है कि वही पॉपुलर और यानी कि लिप्टिस फायदे से हम फ्लश डोर बना रहे हैं, उसी फ्लश डोर को लगा रहे हैं, जिससे हमारा जंगल, हमारे इन्वायरमेंट में सेफनेस आ गई। हमारे जंगल नहीं कट रहा, जिससे हमारे को इतनी प्रॉब्लम नहीं है घरों के अंदर। इसलिए प्लाईवुड, और सस्ता भी पड़ता है ये, और इससे क्वालिटी भी मेंटेन होती है। क्योंकि एक प्लाईवुड का साइज़ 8x4 का होता है। जैसे हम सरस्वती प्लाई हाउस पे बना रहे हैं प्लाई, उसका साइज़ 8 फुट यानी कि लंबा ऊंचा हो गया और 4 फुट चौड़ा हो गया। जो वृक्ष होते हैं बेटा, वो छोटे छोटे होते हैं, 12 इंच, 18 इंच,
ये 48 इंच होता है और पूरे पूरे में कहीं जोड़ नहीं, बड़ी अच्छी फिनिशिंग आती है और उसकी लाइफ बड़ी अच्छी होती है और एक सस्ता भी पड़ता है। इसलिए फ्लश डोर इस टाइम जो प्रचलन है फ्लश डोर का आ गया और आने वाला टाइम भविष्य इसी का है। सही बातें तो होती रहेंगी, पर हमारे शो का एक सेगमेंट है झूठ बोले बजर बाजे। इसमें मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगी, अगर आपने सही जवाब दिया तो ग्रीन बजर दबेगा और अगर गलत दिया तो रेड बजर दबेगा। क्या आप दोनों तैयार हैं? रेडी है? ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि सर जो बड़े लोग होते हैं यानी कि सेलिब्रिटीज़, तो वो मतलब बिल्कुल सलीके से होली खेलते हैं, मतलब बिल्कुल वाइट क्लोथ्स, हाथ में चुटकी भर गुलाल, बड़े प्यार से गालों पे लगाते हैं। तो आप लोग भी यही करते हैं या फिर पुराने पजामे और हाफ टी शर्ट ढूंढना शुरू कर देते हैं? बेटा लाइफ के अंदर हर इंसान जैसे यानी कि हम त्यौहार मनाते हैं वैसे ही मनाते हैं। वो एक फिल्मी त्यौहार हैं और फिल्मों के अंदर ही दिखाया जाता है कि वाइट कपड़े डाल के चुटकी सा सिंदूर लगा के। होली क्या है, मस्ती का त्यौहार है, इसको फुल मस्ती से खेलना चाहिए। कपड़े जो डाल रखे हैं तो ये तो है नहीं कि कोई बंदा बड़ी बढ़िया पैंट कोट डाल के या बिल्कुल नए कपड़े डाल के होली खेल लेगा। जो नॉर्मल कपड़े डले होते हैं मैंने कि जो इन्हें लगता है भी कपड़े जाने हैं उन्हीं कपड़ों में बंदा होली खेलता है। वो जो आप कहना चाह रहे हो वो कभी नहीं होता, वो फिल्मों में होता है। ग्रीन बजर दब रहा है मतलब आंसर सही है। सर दूसरा क्वेश्चन है कि आप लोग बड़े बिजनेसमैन हैं, तो कभी आपने सब्जी वाले से धनिया मुफ्त की धनिया के लिए झगड़ा किया है? बेटा पहले तो हम बड़े बिजनेसमैन नहीं हैं। बड़ा कोई बड़ा छोटा कुछ नहीं होता, बिजनेसमैन है, ठीक है। बाकी जो वक्त के अनुसार कभी सब्जी ली हो और कभी ऐसा किया भी होगा, आदमी टाइम टू टाइम चेंज होता है। जब कभी सब्जी बहुत पहले खरीदी होगी तो लिया भी होगा धनिया के लिए, झगड़ा किया भी होगा, पर ऐसा लगता नहीं मुझे कि आज कोई रिक्वायर्ड है और जरूरत है उसकी। ग्रीन बजर दब रहा है मतलब आंसर सही है। सर आपने कभी लिफ्ट लेके सफ़र किया है? लिफ्ट लेके किया है लाइफ के अंदर। फिर से ग्रीन बजर दब रहा है मतलब आंसर सही है। सर कोई दिन ऐसा रहा हो जिस दिन आपने पूरे दिन सच बोला हो? मुझे तो लगता नहीं भी कभी बंदे को भी हमने सच बोला नहीं बोला, तो परमात्मा को पता है कि सच हम बोला नहीं बोला है। हर इंसान अच्छा ही बोलता है, पर सच का लेखा जोखा तो चित्रगुप्त के पास ही है, हमारे पास तो नहीं है कि बंदे ने सच बोला है झूठ बोला है। ग्रीन बजर दब रहा है मतलब फिर से आंसर सही है। अंशुल जी अब आपसे क्वेश्चन है कि जब सर ने आपकी नौकरी छुड़वा दी थी तो आपको दुख हुआ था? ऐसा ये थोड़ा सा ट्रांजिशन था जो मुझे थोड़ा अजीब लगा था बिगिनिंग में, क्योंकि एक तो पहली बात तो कोविड का टाइम था तो मुझे ज़्यादा पता नहीं चला। वहाँ की लाइफस्टाइल और यहाँ के लाइफस्टाइल में बहुत फ़र्क है, थोड़ा बहुत लगा था, बट अब ठीक है। ग्रीन बजर दब रहा है मतलब फिर से आंसर सही है। आप लोग तो बहुत सत्यवादी हैं सारे आंसर सही गए आपके। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, जो लाइफ रियल लाइफ है तो वही रहेगा ना, लाइफ में थोड़ा चेंज रहेगा। थैंक यू सर। सर अब आपको कुछ पिक्चर्स दिखाई जाएंगी और आपको उनके बारे में बताना होगा, वो स्क्रीन पर आएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। ये रही फर्स्ट पिक्चर। ये हमारे यहाँ भंडारा, और हम हर वीरवार को एक भंडारा लगाते हैं साईं बाबा का, जिसमें कढ़ी चावल बनते हैं और इसमें हर तरह के इंसान, हर तबके के हर आदमी भंडारा खाता है। जो हमारी पंजाबियत की एक सच्चाई है कि लंगर लगना चाहिए, उसको लगाते हैं। ये लंगर की पिक्चर है, हम हर वीरवार लगाते हैं और 26 जनवरी भी है आज, और बसंत पंचमी भी है। बसंत पंचमी माँ सरस्वती का दिन है, उसकी हमने आज पूजा कराई, हवन कराया। उसमें एक हवन की फ़ोटो इसमें साइड में भी आपके आगे, इसमें साइड में हवन की फ़ोटो है और भंडारा है और ध्वजारोहण। ये तीनों फंक्शन हमारे लिए एक ही दिन आगे। ये उसकी फ़ोटो है। ये रही सेकंड फोटो स्क्रीन पर। ये फ़ोटो है, अभी हम मालदीव्स घूमने गए थे तो वहाँ की फ़ोटो है। वहाँ हमने बहुत एंजॉय किया, बहुत ही शांत और बहुत ही अच्छा एटमॉस्फेयर है उस जगह का, काफ़ी अच्छी लोकेशन है। अब रही थर्ड फोटो स्क्रीन पर। ये फ़ोटो हमारे जो मलेशिया है, हम मलेशिया के टूर पे गए थे 2019 में, तो वहाँ हम काफ़ी एंजॉय किया मलेशिया, और पूरा यानी फैमिली गए थे। ये वहाँ की फ़ोटो है। अब रही फोर्थ फोटो स्क्रीन पर। ये हमारी बिल्डिंग है, जो हमारा बिजनेस है उसकी नहीं की सारी बाहर की फ़ोटो है बिल्डिंग की उसकी, और इसी बिल्डिंग के अंदर हम अपना सारा बिजनेस
करते हैं ये। अब रही 5th फोटो। ये अभी दिवाली पे हमारे यहाँ पे हेटिक्स का एक्सक्लूसिव शोरूम खुला था, उसका इनॉग्रेशन हुआ था, जिससे हेटिक के जो प्रोडक्ट जो नेशनल वाइज प्रोडक्ट मैनेजर हैं वो भी आए थे, तो ये उसकी फ़ोटो है। थैंक यू सर, आपने बहुत अच्छे से सारी फ़ोटोज़ के बारे में बताया है। सर, जो नए एंटरप्रेन्योर आ रहे हैं बिजनेस में, उनके लिए आपका क्या मैसेज है? जो आज के टाइम में हमारे देश के अंदर बहुत बढ़िया वो है, जो बच्चे नए बिजनेस लेके आ रहे हैं, उन बिजनेस को उनको इतनी लगन से करना चाहिए कि हमें फ़ॉरेन पे डिपेंड नहीं रहना चाहिए। हमें इंडिया में ही मेक इन इंडिया की जो पॉलिसी है, इंडिया में ही बनाना चाहिए। हर चीज़ को इंडिया में ही डेवलप करना चाहिए। हमारी जो कहने की देश की करेंसी, देश की जो चीज़ बाहर नहीं जानी चाहिए, हमारी इंडिया के अंदर ही बननी चाहिए। ये बहुत अच्छा है। मैं कहना चाहूँगा उनको कि इसमें खूब वर्क करो और खूब काम करो, कि जिससे हम एक्सपोर्ट करें। इंपोर्ट को हम ओनली रॉ मटेरियल इंपोर्ट करें और मैन्युफैक्चरिंग करके उसको मैक्सिमम बाहर एक्सपोर्ट करें। इससे हमारी अर्थव्यवस्था और हमारी ईडीपी बहुत अच्छी, जो हमारी जीडीपी बहुत अच्छी ग्रोथ करें देश के लिए। मैं कहना चाहूँगा भी अपने काम के पूरा इन्हें समर्पित रहें हम इसमें। थैंक यू सर, थैंक यू अंशुल जी। आपने बहुत अच्छे से सारे क्वेश्चंस का आंसर दिया और बहुत अच्छे से मैसेजेस भी दिए हमारे दर्शकों को। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। हमें भी बहुत अच्छा लगा इस शो पे आके। मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और बड़ा मज़ा आया इसमें। थैंक यू सर, थैंक यू। मैं उम्मीद करती हूँ कि हमारे दर्शकों को भी ये शो बहुत पसंद आया होगा। तो मिलते हैं अगले शो में एक नए गेस्ट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।